नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 1 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट का चुनाव कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, और आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी, यानी कि यह एक वैधानिक निकाय है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, आयोग 0 से 18 वर्ष की आयु वाले किसी व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ पर यह कथन भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। अगर हम इस आयोग के गठन की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और इसके अलावा 6 अन्य सदस्य होते हैं, और इन 6 अन्य सदस्य में कम से कम 2 महिलाएं होनी ही चाहिए। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ी हुई, उसको मैंने यहाँ पर पॉइंट के रूप में आपको दे दिया है। आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, चाइल्ड राइट पैनल कंडक्ट्स इंक्वायरी इनटू गर्ल्स डेथ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, कोलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान के द्वारा। तो यहाँ पर यह कहना बिल्कुल सही है। कोलेजियम प्रणाली का विकास सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से हुआ है। आप सभी जानते हैं, प्रथम न्यायाधीश मामला, दूसरा न्यायाधीश मामला, तीसरा न्यायाधीश मामला, और ये जितने भी मामले हैं उन्हीं के जरिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की गई। आपको ध्यान में रखना है कि जो दूसरा न्यायाधीश मामला था उसी में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णय में कोलेजियम प्रणाली को शुरू किया गया। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सर्वोच्च न्यायालय ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 के मामले में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कोलेजियम प्रणाली नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार की थी। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि जो दूसरा न्यायाधीश मामला था, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि 1993 में हुआ था, वहां पर 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा जो प्रथम न्यायाधीश मामला, जिसे हम एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले के नाम से जानते हैं, वहां पर जो फैसला हुआ था उसको खारिज करते हुए उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत की। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से सिफारिशें करनी चाहिए। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, तीसरे न्यायाधीश मामले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के गठन के लिए केवल मुख्य न्यायाधीश की राय प्राप्त नहीं होगी। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो तीसरा न्यायाधीश मामला हुआ था वहां पर वर्ष 1998 में पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायण के द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया कि जो कोलिजियम होगा उसमें
5 सदस्य होंगे, यानी कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 4 वरिष्ठम जज शामिल होंगे और ये जज मिलके कोलिजियम का निर्माण करेंगे जो उच्च न्यायपालिका में जजेस की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर के सिफारिशें करेंगी। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर मैंने उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दे दिया है जो आपको इस टॉपिक को समझने में मदद करेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम प्रोपोजेस जस्टिस भंडारी एज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, और इसी को आधार बनाकर यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, और यहां पर आपको 4 देशों के नाम दिए गए हैं। आपको यह ध्यान में रखना है कि भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिणी सूडान ने कभी भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया के द्वारा 1985 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन 2003 को उसने इस संधि से हटने का फैसला लिया, यानी कि उत्तर कोरिया फिलहाल इस संधि से जुड़ा हुआ नहीं है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी सूडान। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट का चुनाव कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है एनसीएपी ने वर्ष 2019 में प्रदूषण के स्तर को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2024 तक प्रमुख वायु प्रदूषक PM10 और PM2.5 को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि इसकी शुरुआत 2019 में किया गया था और यहाँ पर यह लक्ष्य रखा गया था कि 2017 में जो प्रदूषण का स्तर था उसे आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक प्रमुख वायु प्रदूषक यानी कि PM10 और PM2.5 को 20 से 30% तक कम करने का कोशिश किया जाएगा। और अगर इसके आधार पर हम देखें तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आधार वर्ष है वह 2019 दिया हुआ है, जबकि इस कार्यक्रम में जो आधार वर्ष है 2017 को माना गया है, और इसी वजह से यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है एनसीएपी ने 132 शहरों की पहचान गैर योग्य शहरों के तौर पर की है, क्योंकि वे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011-15 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस कार्यक्रम में शुरुआत में 102 शहरों को शामिल किया गया था और आगे चल करके इसमें 30 और शहरों को जोड़ा गया, और इसीलिए यहाँ पर जो टोटल शहर हैं उनकी संख्या 132 है, और ये वैसे शहर हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत 2011-15 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करने वाला शहर माना गया था। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह सही है, यहाँ पर जो शहरों की संख्या है वह 132 है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है एनसीएपी को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। तो ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। हमने अभी देखा कि इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है टैकलिंग एनसीएपी, और यहाँ पर इस योजना के बारे में पूरी चर्चा की गई है। आप इसे जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पर वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं।
तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चर्चा हो रही है हमारे संविधान के भाग 4 की, और यहाँ पर पहला कथन है कि वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। तो भाग 4 में आप सभी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की चर्चा है, और आप सभी जानते हैं कि डीपीएसपी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं, अर्थात उनका उल्लंघन किए जाने पर वे अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। यहाँ पर दूसरा कथन है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है। हमने अभी अभी देखा कि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं और इसीलिए किसी भी न्यायालय के द्वारा इन्हें परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है इस भाग में निर्धारित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाए गए कानूनों को प्रभावित करते हैं। अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की चर्चा की गई है। संक्षेप में अगर हम कहें तो यह सिद्धांत देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में डाले गए हैं। और अगर हम अनुच्छेद 37 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन सही हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकायुक्त के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सीरीज में आया है, जिसका शीर्षक है केरला प्रपोज टू लिमिट लोकायुक्त पावर एंड लॉ इन अदर स्टेट्स। तो यहाँ पर लोकायुक्त को लेकर के चर्चा हो रही है। केरला के द्वारा एक संशोधन लाया गया है लोकायुक्त के पावर को लेकर के। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर केरला सरकार के द्वारा कौन से परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। यहाँ पर केरला कैबिनेट के द्वारा राज्यपाल से सिफारिश की गई है कि वह अध्यादेश जारी करें जिसमें सरकार को सुनवाई का अवसर देने के बाद लोकायुक्त के फैसले को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति देने का प्रस्ताव है। यानी कि जो लोकायुक्त फैसला देंगे सुनवाई के बाद, उसे सरकार स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। इस तरह का प्रस्ताव यहाँ पर केरला सरकार के द्वारा लाया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लोकायुक्त अधिनियम है उसकी धारा 14 के तहत ये साफ साफ कहा गया है कि लोकायुक्त द्वारा निर्देशित होने पर एक लोक सेवक को पद खाली करना आवश्यक है, और इसी को लेकर के यहाँ पर केरला सरकार का विरोध किया जा रहा है। अगर हम लोकायुक्त के पद की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से केंद्र में लोकपाल होते हैं उसी तरीके से राज्य में लोकायुक्त के स्थापना का बात किया गया था। आपको ध्यान में रखना है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 63 में यह साफ साफ कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए लोकायुक्त के रूप में जाने जाने वाला एक निकाय का स्थापना करेगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि मूल रूप से प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त को अनिवार्य बनाने के लिए शुरू में यह कानून लाया गया था, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा भी यह तर्क दिया गया कि ऐसा करना संघवाद की भावना के खिलाफ होगा, और इसीलिए कानून में सिर्फ एक ढांचा बनाया गया कि आखिर लोकायुक्त का पद कैसा होगा, इसमें कितने मेंबर होंगे, लेकिन यह राज्यों पर छोड़ दिया गया कि वह अपने अपने राज्य में लोकायुक्त के जो पावर हैं, जो उनको शक्तियां दी गई हैं, वह तय करें। और इसी का लाभ उठा करके बहुत सारे राज्यों के द्वारा लोकायुक्त के शक्तियों में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिसकी चर्चा इस एक्सप्लेन सीरीज में भी की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नागालैंड का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नागालैंड के द्वारा एक बदलाव किया गया, जिसमें नागालैंड ने एक कानून पारित किया कि राज्य लोकायुक्त के पद को 1 साल के लिए खाली रख सकता है। इस तरीके से गोवा सरकार के द्वारा गोवा के लोकायुक्त को अभियोजन की शक्ति नहीं दी गई है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार सरकार के द्वारा भी पिछले साल मार्च में एक कानून पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति लोकायुक्त के सामने झूठे मामले दर्ज कराएगा तो यहाँ पर उसे दंडित किया जाना चाहिए, और इस अपराध के लिए लगभग 3 साल की सजा हो सकती है। यहाँ पर इसका ही विरोध किया गया, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया कि इसके डर से
बहुत सारे लोग सामने आकर के भ्रष्टाचार के अपराधों को लोकायुक्त के सामने नहीं लेकर के आएंगे। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। 2012 में उत्तर प्रदेश ने लोकायुक्त के कार्यकाल को बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया था। तो यहाँ पर राज्यों के द्वारा अपनी मनमानी की जाती है, क्योंकि यह राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वह यह तय करें कि लोकायुक्त के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ये, और इस न्यूज़ को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े हुए हैं, आप सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।